हेलो। ओके, हाँ, कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई करते हैं कि आपको आवाज भी सुनाई दे रही है और आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। जी होना है। यस सर, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। सर आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। मैं आपको सुन नहीं पाया सर। हेलो। सर आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। अच्छा, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? यस सर। ओके। अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का रिव्यू जो है वो स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रिसिटी के रिव्यू में हमने कुछ बातें कर ली थी ओम्स लॉ से रिलेटेड। फिर हमने बात की थी वो फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर सकती है। कुछ यूनिट्स देखे थे, और सबसे आखिर में एक एक छोटा सा एमसीक्यू आपको जो है वो मैंने बताया था, वो ये कि लेंथ और एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में अगर वो लेंथ चेंज करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लेंथ चेंज कैसे की गई। आया उन्होंने कंडक्टर को जो है वो कट किया है। कट करने का मतलब ये होता है कि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहने का मतलब है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देखिए, बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक कंडक्टर की बात करें तो इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ए इंटू एल। अगर मैं कहूँ मैंने कंडक्टर को कट किया, तो कट करने का मतलब ये है कि एरिया सेम रहा, लेंथ कम हो गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंडक्टर को स्ट्रेच करूं तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसका एरिया कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी जैसे आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं। जब मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच करूंगा तो लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो सवाल में इस बात का इजहार कि एरिया चेंज हो रहा है सेम, वो कई तरीकों से कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम सेम है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इन बातों को जो है वो जहन में रखिएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिपेंड करेगी। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है वो थोड़ी सी हिंट आपको दे दी थी कि जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब है कि आपने जो वो एटॉमिक अरेंजमेंट है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको ऑल्टर करने की कोशिश की है। लिहाजा रेजिस्टिविटी चेंज होती है, और रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। आर इक्वल रो एल ओवर ए अगर जहन में है, तो रेजिस्टिविटी के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली चेंज होगी। अब शायद डेरिवेशन आपके जहनों में हो। अगर मैं एक कंडक्टर कंसिडर करूं जिसका एरिया ए है और लेंथ एल है, और इसका टेम्परेचर टी आई है, मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर के ऊपर, और इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है। शायद क्लास के एंड में शायद सावन शाह गिल ने ये क्वेश्चन पूछा था, सर ये इनिशियल किस टेम्परेचर पे लेंगे? या तो मैंने उस वक्त भी बात कही थी कि आपकी किताब में एक टेबल मौजूद है जहां पर रेजिस्टिविटी और उसके अलावा जो है वो अल्फा की वैल्यूज गिवन है, और उस टेबल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है हमारे लिए इनिशियल लाजमी तौर पर 0 पर लिया जाएगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में इनिशियल आपको 10 पर गिवन है तो मैं उस इनिशियल नहीं मानूंगा। इनिशियल मेरा लाजमी तौर पे किस पे होना चाहिए? 0 पे। तो आप ये कहते थे कि अगर हमने इस कंडक्टर का टेम्परेचर टी आई से बढ़ा के टी एफ किया, यानी हम लेके आ गए चेंज ऑफ टेम्परेचर, टी एफ माइनस टी आई। इस चेंज ऑफ टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ी और आरटी हो गई। तो आपने कहा कुछ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो निकाला जाएगा आरटी माइनस आर नॉट से। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहते थे जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज ऑफ टेम्परेचर के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल रेजिस्टेंस के। अच्छा, क्योंकि मुझे बात मालूम है कि टी आई लाजमी तौर पर 0 होगा, तो अगर मैं चाहूं तो मैं डेल्टा टी को सिर्फ क्या भी लिख सकता हूँ? टी एफ। न्यूमेरिकल में शायद आपके काम आ जाए। अच्छा, डेल्टा टी के हवाले से वैसे तो माशाल्लाह साहब सारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं,
फिर भी बता के हुज्जत तमाम कर देता हूँ। अगर मेरे पास डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो बता सकते हैं ये डेल्टा टी केल्विन में कितना होगा और ये डेल्टा टी फ़ारेनहाइट में कितना होगा? जी मलाइका। केल्विन में ये 10 ही रहेगा और फ़ारेनहाइट में भी ये 18 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट के लिए बिल्कुल 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्सियस की एक डिवीजन और केल्विन की एक डिवीजन दोनों बराबर होता है। सेल्सियस का टेम्परेचर कभी भी केल्विन के बराबर नहीं होगा। ये बात आपको याद होगी कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट के -40 पे बराबर हो जाता है। लेकिन सेल्सियस का टेम्परेचर कभी भी केल्विन के बराबर नहीं होगा, लेकिन डेल्टा टी दोनों के लिए सेम रहता है। अच्छा, सेल्सियस की डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 के बराबर होती थी। लिहाजा अगर मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 10 इंटू 1.8 यानी 18 बन जाएगा। अच्छा, ये तो एक छोटी सी बात थी, अब वापस आ जाए। आप कहते थे डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे, एक कांस्टेंट आता था और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो अल्फा ही होता था। तो अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इस इक्वेशन में जो अल्फा है, इस अल्फा को हम नाम देते हैं क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ये जो अल्फा है ये आप कैसे निकालेंगे? डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल और इनिशियल रेजिस्टेंस, और याद रखिएगा इनिशियल इज ऑलवेज एट जीरो, पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। शायद एक छोटी सी बात आपके जहनों में और हो, फिजिक्स में इस चेंज ओवर ओरिजिनल को हम एक नाम देते थे और वो नाम था क्या? फ्रैक्शनल चेंज। याद है वो स्ट्रेन वाली बात? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। ये आपके पास अल्फा की डेफिनेशन हो गई। अगर आप बात करेंगे इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस। और अगर आप पर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहेंगे केल्विन में, तो थोड़ी देर पहले हमने ये बात देख ली कि जिस जिस इक्वेशन में डेल्टा टी आता है, जो वैल्यू सेल्सियस में होती है वही वैल्यू केल्विन में भी होती है। फ़ारेनहाइट के लिए अलबत्ता कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जिसकी नीड नहीं पड़ेगी कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो अल्फा का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस भी है, पर केल्विन भी है। अगर इसके ऐसा यूनिट की बात की जाएगी तो वो पर केल्विन होगा। अच्छा, यहीं से आप एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे फाइनल रेजिस्टेंस का, आरटी का, जो कि क्या होता था? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फॉर्मूले की शक्ल जो है वो बहुत जानी पहचानी है, क्योंकि आप लीनियर एक्सपेंशन में यही फॉर्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। सिर्फ बार बार ये बात याद दिला रहा हूँ, इस इक्वेशन को अप्लाई करने की लिमिटेशन ये है, इनिशियल टेम्परेचर इज ऑलवेज जीरो, आर नॉट इज ऑलवेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जिस चीज को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देते हैं अल्फा, इसी को अगर मैं चाहूं तो मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकता हूं। मैं पूरी वर्किंग नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी। अगर मैं यहां पर डेल्टा आर को देखो तो ये क्या होना चाहिए? आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी। मुझे मालूम है जो रो टी है, ये जो आर टी है, आर बराबर होता है किसके? रो एल ओवर ए। तो ये क्या बनना चाहिए? रो टी एल ओवर ए। जो आर नॉट होगा वो क्या होगा? रो नॉट एल ओवर ए, क्योंकि दर हकीकत टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हुई है। रो नॉट एल ओवर ए डेल्टा टी। आप सब एग्री करेंगे, न्यूमरेटर से एल ओवर ए कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर के एल ओवर ए को कैंसिल करेगा, अल्टीमेटली we will get rho t minus rho naught over rho naught delta t, जिसका मतलब बन जाएगा डेल्टा रो ओवर रो नॉट डेल्टा टी, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। तो आप अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहें, आप अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों चीजें जो है वो सेम है। बट दोबारा याद दिला रहा हूँ, नॉट का मतलब है एट जीरो।
अच्छा अब हाँ, हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने में एक आध टॉपिक और पढ़ा दूं, फिर हम न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। आपने इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर बड़ा मुख्तसर सा चैप्टर है, ओम्स लॉ पढ़ा। अच्छा, ओम्स लॉ से मुझे याद आया, कम से कम 5 से 6 बच्चों ने, जो काम मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर देखिएगा। किताब के अंदर ऑर्डर गिवन है। थर्मल वेलोसिटी जो है वो 10 पावर 6 यानी मिलियंस में होती है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो 10 पावर-2 में, ठीक, यानी 0.01 के ऑर्डर में हुआ करेगी। ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कभी एक दफा जो है वो किसी एमसीक्यू में ये ऑर्डर पूछा गया है, तो मालूम हो, याद हो, अच्छी बात है। अब अगली बात देखिए, इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के हमें नीड क्यों है, क्योंकि थ्योरी नहीं है, एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। देखिए, अगर आपने एक ऑडिटोरियम बनाया, आपने जो है वो स्टेडियम्स के अंदर फ्लड लाइट्स देखी होंगी, एक एक टावर के अंदर अगर 100 बल्ब लगे हुए हैं, तो 100 बल्ब को जलाने के लिए 100 स्विच नहीं होने चाहिए। या आपने एक ऑडिटोरियम बनाया है, तो वहां पर अगर 100 बल्ब लगे हुए, उन 100 बल्ब को जलाने के लिए एक स्विच होगा। इसका मतलब है वो सबके सब जो है वो किस कॉम्बिनेशन में लगाए गए होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसूल क्या है, या तो पूरा सर्किट एक साथ चलेगा, या एक साथ जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक। या आप ऐसे कह लें कि अगर आप आज एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, और सर्किट को डिजाइन करने के लिए मुझे 0.5 ओम रिकॉर्ड है, और मार्केट में सिर्फ 1 ओम अवेलेबल है, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो आप जो है वो चाइना वाला काम करना, कि लिख दें 0.5 ओम और लगा दें 1 ओम। या फिर आप जैपनीज टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स पे चलें कि अगर वो 0.5 ओम है, तो वी विल यूज 0.5 ओम ओनली। ये सिर्फ मजाक था। अब दुनिया की हर चीज है वो चाइना में ही बनती है। देखिए, अगर आप बात करते हैं 0.5 ओम की और 1 ओम की, तो 1 ओम से आप 0.5 बना सकते हैं कॉम्बिनेशन की मदद से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बेसिकली इसलिए बनाया गया कि अगर मुझे रेजिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो मैं उसको बना सकूं। कैसे, वो हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन आपके पास दो तरह के होते थे। एक कॉम्बिनेशन आपके पास कहलाता था क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक टाइम था जब हम बच्चों का, असल में मैंने जो चाइना वाली एग्जांपल दी वो हम 20 साल पहले देते थे, तो हालात ऐसी थे। अब तो 20 साल के बाद चाइना ही जो है वो सब कुछ बनाता है, तो ये एग्जांपल जो है वो अच्छी एग्जांपल नहीं थी चाइना के हवाले से। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब आजकल के बच्चे जो है वो, उनके पास कुछ हो या ना हो, एक नेटफ्लिक्स का अकाउंट जो है वो जरूर होता है। क्यों? क्योंकि आप सीरीज देखते हैं। सीरीज का लफ्जी मतलब क्या है, वन आफ्टर अनदर। जहाँ पे एक एपिसोड खत्म होगा, वहां से दूसरा शुरू होगा, जहाँ दूसरा खत्म होगा, वहां से तीसरा शुरू होगा। वही काम यहाँ पर भी है। आप सीरीज कॉम्बिनेशन को सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस खत्म होगी, वहां से आप दूसरी रेजिस्टेंस बनाएंगे। जहां दूसरी खत्म होगी, वहां पे आप तीसरी रेजिस्टेंस बनाएंगे। फर्स्ट के मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3। मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज का मतलब है वन आफ्टर अनदर। फिर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं एक वोल्टेज सोर्स से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हम सबके जहनों में ये बात है कि करंट अब हमेशा कन्वेंशनल होगा, जो प्लस से माइनस जाएगा। क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, सो करंट थ्रू ईच will remain the same, that is I। इन तीनों में से करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि I सेम रहेगा, तो मैं कह सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। वाई? बिकॉज I इज कांस्टेंट फॉर ऑल। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस एक्चुअली। इसका मतलब है जो टोटल वोल्टेज है, वो टोटल वोल्टेज डिवाइड होगा R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। और अब अगर मैं आपको बात बता दूं कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, V1 is greater than V2 is greater than V3। सिर्फ इतना बता दें, R1, R2, R3 जैसे मैंने लिखा है, इसमें से लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी होगी?
अगर कोई बच्चा सिर्फ ये बताना चाहे कि इसमें से लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी होगी, R1 R2 R3 में से, बता सकते हैं कौन सी है? मैंने लिख दिया है R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जी उमा। हेलो उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मलिक। R1 सबसे ग्रेटर है। R1 सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब इन चीजों के लिए तो टीचर को जो है वो 60 सेकंड इंतजार ना करवाएं। R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, तो नजर आ रहा है R1 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। अगर R1 लार्जेस्ट है तो इसका मतलब है जो V1 होगा वो भी इन तीनों के मामले में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो गया। तो अब जरा सीरीज कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। I remains the same. Number 2, V is divided. क्योंकि V डिवाइड होगा तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और यहां से आप वो इक्वेशन ड्राइव करते थे कि आप तमाम V को IR की फॉर्म में लिखेंगे, I कॉमन निकल के कैंसिल होगा, और अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जहां से हमने सीखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहां से अब आपको जो है वो एक बात जो है वो नजर आनी चाहिए, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं। जी साइमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसा सर करंट कांस्टेंट क्यों रहेगा? अच्छा, करंट कांस्टेंट से मुराद ये है कि आई रिमेन द सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों के अंदर करंट सेम ही फ्लो करेगा ना। सर यही मैं पूछा कि क्यों वो क्यों चेंज नहीं हो रहा? अच्छा, आप मुझे बताएं क्यों चेंज हो रहा है। यानी आपका क्या ख्याल है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला लेट से 10 एम्पियर का, वो R1 से यस गुजरेगा तो क्या वो 10 से कम होकर 8 हो जाना चाहिए? सर, वोल्टेज कम हो रहा है इसलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सेल से करंट निकलता है तो ये करंट जो है ना वो अंधी में नहीं निकलता कि करंट 10 एम्पियर निकल गया, एक रेजिस्टेंस से पास हो देगा, वो आगे तो कम रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट बाहर निकलता है तो वो टोटल रेजिस्टेंस के एतबार से निकलता है, और अब वो तीनों में से सेम गुजरेगा। यानी अगर R1 में 2 एम्पियर है तो R2 में भी 2 एम्पियर होगा, R3 में भी 2 एम्पियर होगा। ठीक है, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए एक सिंगल पाथ है, करंट रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता। यानी करंट ऐसे चेंज नहीं होगा कि 2 एम्पियर निकला, उसने अपनी रेजिस्टेंसेस देखी और अपनी वैल्यू को जो है वो कम कर लिया। बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर, कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है वो। बिल्कुल। जैसे अभी मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा तो पैरेलल में जो है वो करंट डिवाइड होगा, क्योंकि ब्रांचिंग होगी ना, एक वायर के आगे 3 वायर जो है वो मौजूद होंगे। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर फर्स्ट के मेरे पास एक पाइप है, वाटर पाइप, उस वाटर पाइप के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने 3 जो है वो सेगमेंट बना दिए। जब वाटर पास होगा तो जितना वाटर पाइप के अंदर एंटर हो गया वही पाइप में आगे से निकलेगा ना। तो अगर फर्ज कर ले 10 ml वाटर आया था तो इधर भी 10 होगा और इधर भी 10 होगा। वो ये नहीं हो सकता कि पहले सेगमेंट में 10 था दूसरे में 8 हो जाए। मेरा मेरा पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक, तो बस ये ध्यान में रखे। बहरहाल वापस आज जो बात बता रहा था, फर्स्ट के मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। अगर इन तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो इनका इक्विवेलेंट कैसा आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 ओम। अगर आप इस 12 ओम को देखें तो this 12 ohm is actually greater than 6 ohm. Why did I pick 6 ohm? Because 6 ohm is the largest value in the combination. तो हम क्या कहते हैं, हमारा अगला पॉइंट ये है, R is greater than largest value in the circuit. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होगा, ये R से मेरी मुराद जो है वो इक्विवेलेंट है, मैं EQ लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो लार्जेस्ट इन द सर्किट से भी क्या आया करती है, ज्यादा आया करती है।
ठीक, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन याद कर ले, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हुआ है तो वी स्टार्टेड द डेरिवेशन विद V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, यू विल रीच द कंक्लूजन R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर मैंने बात बता दी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ती है और जो इक्विवेलेंट होता है वो लार्जेस्ट इन द सर्किट से भी ज्यादा आएगा। अब जरा बात करें कंडक्टेंस की। हमें याद होना चाहिए कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। So 1 over equivalent conductance is equals to 1 over K1, 1 over K2, 1 over K3। और जब आप यहां पर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो आप इस बात पे इस नतीजे पहुंचेंगे जो K इक्विवेलेंट होगा वो छोटा होगा least कंडक्टेंस इन सर्किट से। रेजिस्टेंस लार्जेस्ट से बड़ी आएगी, कंडक्टेंस स्मॉलेस्ट से छोटी आएगी। ठीक, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, फिर मैं इसके बाद इनके थोड़ी सा कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास लेट से 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 और 3। मैं इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पर वायर्स आकर मिलते हैं उस पॉइंट को भी नोड कहा जाता है। उस पॉइंट को भी आप नोड कहते हैं जहां पे वायर्स आके जो है वो मिलते हैं। अब मैं करूंगा क्या, मैंने इस लेफ्ट वायर को या लेफ्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव से और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम करंट हमेशा कन्वेंशनल शो करते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर यहां से करंट आई चले, बैटरी का वोल्टेज V हो, जैसी करंट इस नोड पे पहुंचेगा यहां पर, अब करंट के साथ सामने 3 रास्ते हैं। अगर आप मेरी वो पाइप वाली एग्जांपल याद रखें कि अगर पाइप के अंदर वाटर जा रहा है और आगे आपने उस एक पाइप से 3 ब्रांचेस बना दी, तो अगर 10 ml वाटर आया था तो क्या हर ब्रांच के अंदर 10 जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो टोटल होगा वो 3 हिस्सों में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो वो करंट जो यहां से गुजरेगा वो I1 है क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है। जो यहां से गुजरेगा वो I2 है क्योंकि R2 है। जो यहां से गुजरेगा वो R3 की वजह से I3 कहलाएगा। क्योंकि पैरेलल में करंट हैज मल्टीपल पाथ्स टू फ्लो, लिहाजा टोटल करंट डिवाइड होगा। तो क्योंकि अब हम कैरेक्टरिस्टिक सीरीज के देख चुके, यहां पर हम थोड़ा आसानी से काम कर लेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, V remains the same। V remains the same का मतलब है V remains the same across all 3 resistors। अगर बैटरी का वोल्टेज 10 है तो सबके लिए वो 10 होगा। अगर बैटरी का वोल्टेज 5 है तो वो सबके लिए 5 होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन द सेम, जबकि I will be divided। और आप एग्री करेंगे करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट जो है वो कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको क्या होना चाहिए? 1 over R। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अंदर करंट जो है वो कम होगा। लिहाजा आप यहां पर डेरिवेशन स्टार्ट करते थे I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 से, और फिर वैल्यूज पुट करने के बाद आप जिस नतीजे पे पहुंचते थे वो कुछ ऐसा होता था। 1 over R equivalent is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। रेसिप्रोकल इक्वेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो फाइनल आंसर आता है वो छोटी वैल्यू से भी कम आता है। मैंने कंडक्टेंस में ये बात समझाई है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सीरीज में आती है वो लेस देन लीस्ट इन द सर्किट है। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूं तो 1 over 2, 1 over 4, 1 over 6, ये क्या बन जाएगा? अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये बनेगा 3, ये बन जाएगा। इनफैक्ट 6 आप एलसीएम वैसे जबरदस्ती लेना चाहे तो ले सकते हैं, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी बस।
12 एलसीएम होगा, क्योंकि 12 तीनों से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 2। ये बन जाएगा आपके पास 11/12। दिस इज 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा 12/11। एक बात तय है, अगर न्यूमरेटर में 11 होता तो आंसर 1 आता। अब ये 12/11 है, आंसर 1 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। भाई थोड़ा सा ज्यादा आप कितना कर लें, 1.1 लिख दीजिए। अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं निकाल रहा, शायद 1.01 या हो सकता है इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास आ जाए। तो एक बात तय, मेरे पास आंसर जो वो 1 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस 1.1 को देखें तो सर्किट में लीस्ट वैल्यू क्या थी, 2 ओम। ये 1.1 उससे भी कम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके पास आर इक्विवेलेंट होगा वो लेस देन होगा लीस्ट रेजिस्टेंस इन दी सर्किट से। और अब अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस हो जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3। और इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो K इक्विवेलेंट आएगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, लार्जेस्ट K इन सर्किट से। ठीक। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा फर्क और भी है। देखिए सीरीज में करंट के फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता है। अगर फर्ज कर ले 3 रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टेंस आउट ऑफ ऑर्डर हो गई तो बाकी में से भी करंट जो है वो पास नहीं होगा, बाकी में से भी करंट पास नहीं होगा। पैरेलल में क्योंकि एवरी रेजिस्टेंस हैज अ डिफरेंट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, अगर एक आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा, बाकी सर्किट एज इट इज चलता रहेगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या नजर आएगी, देखिए घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जब चाह आपने लाइट ऑफ कर दी, जब चाह आपने फैन ऑफ कर दिया, जब आपने चाह आपने एसी स्विच ऑफ कर दिया। क्यों, क्योंकि वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसी एक को ऑफ करने से बाकी सब चलता रहेगा। लेकिन घरों के अंदर एक मेन स्विच होता है। ऐसा होता है ना, आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, आप जो है वो 2 हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप घर की मेन सप्लाई बंद करेंगे। जहां आपने मेन सप्लाई बंद की, घर की एक एक चीज को क्या हो जाना है, बंद। इसके अंदर वो जो स्विच है मेन सप्लाई का, दैट इज एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप उसको ऑफ करते हैं तो पूरा घर जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडक्टिविटी के एतबार से क्या फर्क है, किसमें रेजिस्टेंस बढ़नी है, किसमें कम होनी है, किसमें कंडक्टेंस बढ़ेगी, किसमें कम होगी, किसमें अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डर हो तो क्या फर्क पड़ना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सारी मालूम भी हैं, बस फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले जो है वो करना चाहूंगा। देखिए अगर आप न्यूमेरिकल्स देखें तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल आप जो है वो थ्योरी में पढ़ते भी रहे, वो काफी डिटेल्ड और लेंथी न्यूमेरिकल्स होते थे कि पहले एक दफा आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, इक्विवेलेंट तक लाते थे, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग होती थी, न्यूमेरिकल वापस जाता था और आप सबका करंट और सबका वोल्टेज निकालते थे। ऑब्वियसली एप्टीट्यूड में वो आपसे ये तो नहीं कहेंगे। हाँ, एप्टीट्यूड में वो सवाल ऐसा बनाएंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा सके कि आपको जो है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो किस हद तक जो है वो समझ में आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाता हूँ और थोड़ा सा जो है वो इसको आसान रखते हैं। फर्स्ट करें मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये वाली रेजिस्टेंस है मेरे पास लेट्स से 8 ओम। टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 9 वोल्ट। अब अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं, अच्छा टाइमर के साथ पूछूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लूं कि ये बता दें कि इस 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इस 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगर आप ये सॉल्व करके मुझे आंसर दे दें कि कितना होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जो भी आप में से पहले सॉल्व कर ले, आप जो है वो मुझे बिल्कुल जो है वो बता सकते हैं। जो भी बच्चा पहले आंसर निकाल ले
वो हाँ मुझे जो है वो जरूर बताएं। चलें, किसी एक बच्चे ने आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। जी सर ऐसा नहीं 6 वोल्ट। 6 वोल्ट में मेरा ख्याल है जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। एहसन ने जो है वो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से कोई 30-32 सेकंड लिए आंसर जो है वो निकाल लिया। एहसन कैसे सॉल्व किया? जी एहसन। सर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैंने करंट निकाला और उसके बाद ठीक करंट है। सेम है तो फिर मैंने उसमें वैल्यू पुट करके फिर वो भी और 8 ओम के अक्रॉस निकाल लिया करंट, वो वोल्टेज। जबरदस्त। देखिए हाँ, यानी मेरे हिसाब से एहसन ने जो है वो बड़ा लेंदी मेथड जो है वो इस्तेमाल किया, आंसर उन्होंने सही निकाला। देखिए उन्होंने किया क्या, बिल्कुल वैसे सॉल्व किया जैसे आप थ्योरी में किया करते थे। पहले आपने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट होगा 4 + 8 यानी 12 वोल्ट। फिर आपने कहा I इज इक्वल टू V/R दैट इज 6 ओवर, इनफैक्ट V/R का मतलब क्या हो जाएगा 9/12। ठीक है, 9/12 का मतलब क्या बन जाएगा 3/4, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो V8 कैसे निकालेंगे, I इंटू रेजिस्टेंस, I इज 3/4, रेजिस्टेंस इज 84142, आंसर क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। ये वर्किंग बिल्कुल सही है। आप एग्जाम में जो है वो एप्टीट्यूड में अप्लाई करना चाहें बिल्कुल अप्लाई करें, मुझे कोई एतराज नहीं। एक छोटी सी बात है, अगर किसी की अरिथमेटिक अच्छी है, उसे रेशियो प्रोपोर्शन आता है, तो ये काम तो बड़ा आसान था। देखिए कैसे, रेजिस्टेंसेस कितनी है 4 और 8, 4 और 8 का मतलब है इनका रेशियो क्या है 1:2। अच्छा, जब आप कहते हैं कि रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब ये होता है टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट एक तरफ और 2 पार्ट एक तरफ। अगर किसी चीज का रेशियो है 2:5, तो 2:5 का मतलब होता है टोटल 7 पार्ट्स होंगे, 2 एक तरफ जाएंगे और 5 एक तरफ जाएंगे। तो अगर मैं रेशियो थ्योरम अप्लाई करता, तो मैं रेशियो थ्योरम से क्या करता, मैं ये कहता कि 4 ओम एंड 8 ओम आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का मतलब है टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब टोटल 3 पार्ट्स का मतलब है ये जो 2 है, 2 पार्ट्स यहां पे आने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं यहां पर सिंपल, जो आपके पास वोल्टेज है, जो आपके पास वोल्टेज है, इस वोल्टेज के टोटल 3 हिस्से बनने चाहिए थे। तो आप लिखते हैं 2/3 और यहां पर टोटल वोल्टेज कितना है 9। देखिए क्योंकि एमकेड वाले बच्चे हैं, मुझे एहसास है कि हो सकता है आपको लग रहा हो सर पहले वाला मेथड ज्यादा आसान था। वो बिल्कुल आपको आसान लग सकता है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आसान है अगर थोड़ी सी आपकी क्विकनेस अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छी हो। मैं अगले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी करूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहली चीज ये कि 4 ओम और 8 ओम 1:2 के रेशियो में, 1:2 से मैंने फॉरन आइडिया लगा लिया कि 2/3 ऑफ टोटल वोल्टेज विल बी द वोल्टेज। सो 2/3 अगर आप निकाल लें 3133, आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो देखें इसका मकसद क्या था। फर्ज करें रेजिस्टेंस ऐसी होती और मेरे पास टोटल वोल्टेज है यहाँ पर लेट्स से 50 वोल्ट, और जो मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं वो रेजिस्टेंसेस हैं 3 ओम और लेट्स से 9 ओम। अगर कोई मुझसे ये कहे कि ये बता दें कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 3:9 का मतलब है 1:3। 1:3 का मतलब है 3 पार्ट्स राइट पर आएंगे, टोटल कितने 4, तो 3/4 इंटू 50। अब सिर्फ आपको इसे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे 3/4 इंटू 50 को आपके पास आंसर आएगा। जिन बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम है देखें, ये 2 होगा, ये 25 होगा, ये 1 होगा, ये 12.5 होगा। 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी करके दिखा देता हूँ। 3 5 15, 3 2 6 7 और 37.5। ठीक है, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, 3 इंटू 12 36 बनेगा और 3 इंटू 0.5 1.5 बनेगा। आप 36 में 1.5 ऐड करेंगे 37.5 आएगा। मैं क्विक मैथ्स के लिए पिछले 3-4 महीनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल नहीं है, रूल ऑफ थम्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप जिस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व करें। जो सीरीज सर्किट्स होते हैं ना, ये वोल्टेज डिवाइडर कहलाते हैं, और क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर है तो यहाँ पर ये वोल्टेज निकालना बड़ा आसान है रेशियो से।
एक फॉर्मूला भी है, अगर आप याद करना चाहें तो बिल्कुल कर लें। अगर आपके पास वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर का मतलब हो जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज गिवन बाय resistance divided by total resistance of the circuit multiplied by total voltage। कोई जो है वो बहुत मुश्किल काम नहीं कह रहा। Voltage across a resistance is given by resistance divided by total resistance multiplied by voltage। इस इक्वेशन को आप दोनों के ऊपर अप्लाई करके देख लें। अगर मुझे 8 ओम की बात करनी थी तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, V8 इक्वल 8 ओम, टोटल वॉज 12, क्योंकि 8 और 4 12 बन जाएंगे, और टोटल वोल्टेज कितना था मेरे पास, 9। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या बनेगा, 3 3 3 4 4 1 4 2 6 4 आंसर आ जाएगा। रेशियो को अवॉइड करना चाहते हैं आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जिंदगी बड़ी आसान है, ठीक। अच्छा, अब अगर यही वजह है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास 10 ओम की एक रेजिस्टेंस है, 10 ओम की दूसरी रेजिस्टेंस है, मैंने क्या किया, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट से। अगर कोई पूछे कि बताएं 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये तो 1:1 के रेशियो में है। 1:1 का मतलब है कि आधा वोल्टेज यहाँ पर और आधा वोल्टेज यहाँ पर, यानी 50-50 आप बगैर किसी मेहनत के आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी ना इस चीज की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में जो है वो जिंदगी निस्बतन आसान होती है। क्यों? अगर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 15 वोल्ट। अब अगर आपसे कहा जाए कि वोल्टेज निकालें तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो 5 पर भी 15 आएगा, 10 पर भी 15 आएगा। अगर वो कहें करंट निकाल दें 5 का, तो आप कहेंगे V ओवर R, यानी 15/5, आंसर क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो अगर सिर्फ पैरेलल का सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन निस्बतन आसान रहती है। हाँ, मुश्किल कहां पर हो जाएगी, जब आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा। फर्ज कर लें एक रेजिस्टेंस दे रही, एक रेजिस्टेंस दे रही, एक यहाँ पर, ये वाली 10 ओम, ये वाली 10 ओम, और ये वाली आपके पास 5, दिस इज 100 वोल्ट। फर्स्ट के लिए क्वेश्चन है। अब अगर आपके पास सवाल आ जाए कि व्हाट विल बी करंट इन दिस वन, व्हाट विल बी करंट इन दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो देखें आप जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स में जो है वो सॉल्व किया करते थे, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1/10 प्लस 1/10 इक्वल 1/R। ये बन जाएगा 1 + 1/10 यानी 2/10 यानी 1/5। तो मेरे पास 1/R की वैल्यू 1/5 यानी R इक्वल 5 ओम बन जाएगी। अब यहाँ पे याद कर लें, अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल हो तो उनका इक्विवेलेंट उनका आधा हुआ करता है। 10 और 10 को पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट 5 आएगा, 5 और 5 को पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट 2.5 आएगा, 100 और 100 को पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट 50 आएगा। जब दो रेजिस्टर्स जो इक्वल हो पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो है वो आधा हो जाता है। 5 आ गया। जब ये 5 आपने निकाल लिया तो आपने कहा ये वाला 5 ओम है, इसके साथ दूसरा वाला जो है वो 5 ओम है, तो ये सीरीज में। आप कहेंगे अब जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 5 + 5 यानी 10 ओम, ठीक है। तो अब आपके पास सर्किट जो है वो कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। ये 10 ओम है, यहाँ पर वोल्टेज 100 वोल्ट है। आप क्या करेंगे, आप करंट निकाल लेंगे। कैसे? V/R से। V का मतलब 100, R का मतलब 10, तो करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। आपने जो है वो करंट की जो है वो वैल्यू निकाल ली, आपने करंट की जो है वो वैल्यू निकाल ली। अब पहले तो मुझे ये बताइए, जो वर्किंग मैंने की 10 एम्पियर तक, कितने लोगों को वर्किंग समझ में आई कि मैंने किया क्या? आप अपने हैंड रेस करके जो है वो अपनी राय को जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं।
क्योंकि ये एग्जैक्टली वो न्यूमेरिकल है जो आप सेकंड ईयर फिजिक्स में जो है वो करते रहे। ठीक है, मैं क्लास के ऑलरेडी जो है वो 3 मिनट ऊपर ले चुका हूँ, मैं 2-3 मिनट और ऊपर लूंगा ताकि मैं एक चीज और समझा सकूं, शायद आप जो है वो समझ पाए। मेरे ख्याल से इतने बच्चों के ओपिनियंस जो है वो काफी हैं। देखिए, अगर ये न्यूमेरिकल पेपर में आता ना तो मैं तो इसको अपने लिए जैकपॉट मान लेता। क्यों? ऐसा सवाल था कि आपको कोई लिखना भी नहीं पड़ता और आप जवाब निकाल लेते। 10 और 10 इक्वल है। इक्वल होने का मतलब पैरेलल में तो इक्विवेलेंट इनका आधा होगा। मैंने 10 और 10 को क्या मान लिया? 5 ओम। अब मुझे नजर आ रहा है 5 और 5 सीरीज में है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब ये होगा कि आपके पास टोटल 100 है ना, तो आधा आधा होगा तो कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट यहाँ पर, 50 वोल्ट यहाँ पर। जब आपको इसका वोल्टेज मिल गया, इसकी रेजिस्टेंस मिल गई, तो आई का मतलब होता है V ओवर आर। 50 ओवर 5 आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब जो वर्किंग मैंने पर्पल कलर में देखी है उसको देखिए, और जो रेड कलर में की है उसको देखिए। एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल सॉल्व करना मकसद तो है, लेकिन कम से कम वक्त में। अननेसेसरी टाइम जो है वो जाया ना करें। ठीक है, वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि मैं माशाल्लाह से जितने ज़हीन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो ये पर्पल वर्किंग ऑलरेडी उनको पता होगी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ कि शायद जिनके लिए चीज नहीं हो, कि वैल्यूज देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने 10 और 10 पैरेलल में देखे, मैंने कहा इक्विवेलेंट इज 5। जैसे मैंने 5 और 5 को सीरीज में देखा, मैंने कहा वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गई, तो आई इज V ओवर आर 10 एम्पियर। आप जो है वो 15 सेकंड के अंदर जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। हमें ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं आप में से मेजॉरिटी को मशवरा ये दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल होते हैं, मैं अभी अगली क्लास में जो है वो कम से कम 2 न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल के बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा मुझे टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले न्यूमेरिकल कराने हैं। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक रह गया है वो जूल्स लॉ और EMF है। तो होपफुली जब मैं नेक्स्ट मंडे क्लास लूंगा तो हम इसको जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। मंडे को आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ठीक है, और वहां तक के टॉपिक होंगे जहां तक मैं मंडे को पढ़ाने वाला हूं, पहले से बता दिया। जूल्स लॉ भी होगा और EMF भी होगा। ज्यादा फोकस इन टॉपिक पे होगा जो मैं रिव्यू कर चुका, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई एक आध सवाल पूछ लूं तो एहतजाज ना कीजिएगा, ना बुरा मानिएगा। किसी के जहन में अगर कोई क्विक क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी साइमन। सर अगर जो पैरेलल लगे में वो हाँ हाँ, साइमन आपकी आवाज जो है वो बहुत लैग कर रही है। तो करंट दोबारा सेम क्यों नहीं हो रहा? साइमन आपकी आवाज जो है ना बड़ी लैग कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया कि आपने मुझसे पूछा क्या। एक काम करिएगा, अपना अपना क्वेश्चन जो है ना मुझे व्हाट्सएप कर, आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं अगली क्लास जो है वो आपके क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो हम यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह मंडे की क्लास में। अच्छा, मंडे की क्लास में जब रिज्यूम करूंगा तो याद दिला दिएगा, एक तो वो शायद टेस्ट है जो मैंने रिव्यू करना है, और इसके अलावा नेक्स्ट वीक में मेनली पेपर रहेगा। मैं एक सेशन एक्स्ट्रा रखूंगा जिसमें मुझे ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना है, वो मैं आपका स्केड्यूल देख लूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में वो क्लास में रखूंगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।